गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बिहार के मध्यकालीन इतिहास में ये हमारा जो है आज का अंतिम लेक्चर है, जिसमें हम लोग बिहार और मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे कि मुग़ल एम्पायर के टाइम पे जो है वो बिहार का क्या था, बिहार में कौन गवर्नर थे मुग़लों के समय। ठीक है, मुग़ल एम्पायर का जो स्थापना होता है वो 1526 में बाबर के द्वारा किया जाता है। 1526 में बाबर जो है वो मुग़ल वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन बिहार में मुग़लों का शासन जो है वो अकबर के समय से शुरू होता है, जैसा हम लोग कल के लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अकबर जो है वो कंट्रोल स्थापित करते हैं बिहार पर और यहाँ अपना गवर्नर जो है वो बैठाते हैं, अपना सूबेदार यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, फिर अकबर के बाद अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, इन सभी के टाइम पे किस तरह से बिहार का शासन चलता है ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। और आज का लेक्चर हमारा मध्यकाल का अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग अंग्रेज़ों के काल में प्रवेश करेंगे, मतलब मॉडर्न, कि आधुनिक बिहार जो है वो कैसा, आधुनिक भारत में बिहार का स्थान क्या रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अकबर के टाइम पे क्या था, क्योंकि अकबर ने ही बिहार को मुग़ल वंश में मिलाया था, मुग़ल साम्राज्य में। उसके पहले बिहार जो है वो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ठीक है, अकबर ने ही बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था। बिहार कम्स अंडर मुग़ल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर इन 1575 से 76 के टाइम पे बिहार जो है वो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा बना और गवर्नर बनाया गया बिहार का मुनीम खान को। ठीक है, मुनीम खान को। अकबर ने राजा मान सिंह को भी यहाँ का गवर्नर बनाया था, तो ये अधिक इम्पोर्टेंट है। राजा मान सिंह, आप लोग नाम भी सुने होंगे। ठीक है, राजा मान सिंह का, राजा मान सिंह जो है वो जोधा बाई जो थी अकबर की वाइफ, उनके भतीजे थे। तो अकबर ने राजा मान सिंह को भी जो है बाद में, पहले मुनीम खान को बनाया था बिहार का गवर्नर, फिर बाद में राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर बना देते हैं। मान सिंह मेड रोहतास हिज कैपिटल। मान सिंह रोहतास को अपनी राजधानी बनाते हैं। बिहार जाते हैं मान सिंह और बिहार में रोहतास को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, रोहतास। ही ऑल्सो मेड राजमहल हिज कैपिटल। वो राजमहल को भी बाद में अपनी राजधानी बनाते हैं। राजमहल कहाँ है? झारखंड में है। आप लोग को कल भी बताया था कि राजमहल कोई महल नहीं है। ठीक है, ये जगह का नाम है। झारखंड में भागलपुर के एरिया से लेकर के और झारखंड का साहिबगंज तक जो है राजमहल कहलाता है। तो राजमहल जो है ये क्षेत्र का नाम है, वहाँ पे पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी, इसीलिए उस एरिया को राजमहल कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने राजमहल को भी अपनी राजधानी बनाया था और उसका नाम अकबर नगर रखा था राजा मान सिंह ने, क्योंकि राजा मान सिंह अकबर को बहुत मानते थे और अकबर राजा मान सिंह को बहुत मानते थे। तो अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर बना दिया और जब राजा मान सिंह यहाँ आए तो राजमहल को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अकबर नगर कर दिया। ठीक है, और कैपिटल अपना रोहतास को भी बनाया था। तो दोनों चीज़ याद रखना, अकबर नगर किसका नाम था? तो राजमहल का नाम था अकबर नगर। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान दीजिए कि अब बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आ गया है नेगेटिव मार्किंग। तो तुक्काबाजी तो चलेगा नहीं, तो एकदम रिवीजन करते रहना है। ठीक है, रिवीजन जो है उसी से सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होगा। बिना रिवीजन के कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं जहांगीर। जहांगीर अकबर के बेटे थे जहांगीर, जिनके बचपन का नाम सलीम भी था। ठीक है, आप लोग सलीम अनारकली बहुत सुने होंगे। तो सलीम इनका बचपन का नाम था। सलीम जो है वो, इनका नाम सलीम जो है वो शेख सलीम चिश्ती साहब थे, उनके नाम पे इनका नाम सलीम रखा गया था। और बाद में इनका नाम, ये जब बड़े होते हैं और सत्ता ग्रहण करते हैं तो अपना नाम रख लेते हैं जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जब राजा बनते हैं, ही मेड लाल बेग यानी बाज बहादुर को वो बंगाल का गवर्नर बनाते हैं। बाज बहादुर, इसका भी नाम बहुत फेमस है, बाज बहादुर। ये भी बहुत अच्छा एफिशिएंट रूलर था। ठीक है, तो यही जो है बंगाल का गवर्नर बनता है। बाज बहादुर सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ राजा संग्राम सिंह ऑफ खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर के एक राजा थे, राजा संग्राम सिंह, उनकी वो विद्रोह कर रहे थे, तो बाज बहादुर ने उनको दबाया था, उसके विद्रोह को दबाया था। बाज बहादुर ने एक मस्जिद बनवाया था एंड इन नेम्ड नूर सराय एट दरभंगा। ठीक है, एक मस्जिद बनवाया था दरभंगा में और एक इन का मतलब होटल टाइप का होता है, सराय होता है। ठीक है, जिसका नाम था नूर सराय, दरभंगा में बनवा दिया था बाज बहादुर ने। ठीक है, और एक मस्जिद भी बनवाया था, तो याद रखना है, मस्जिद बनवाया था, दरभंगा बनवाया था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जहांगीर कुली खान एंड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल। उसको जहांगीर कुली खान का टाइटल दिया गया। जहांगीर जो था
इसी ने बाज बहादुर को गवर्नर बनाया था। बाज बहादुर जहांगीर को बहुत पसंद था, इसीलिए उसने बाज बहादुर को टाइटल दिया कि तुम मेरे कुली खान हो, तो यानी कि जहांगीर कुली खान, इस तरह का टाइटल उनको दिया गया बाज बहादुर को। और फिर उनको बंगाल का भी गवर्नर बना दिया गया कि तुम बिहार के तो हो ही, तुम इतने एफिशिएंट हो कि तुम्हें बंगाल का भी गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर रहा वो रहा बिहार का बाज बहादुर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नर रहा, ये इतना एफिशिएंट था कि इसको बिहार के साथ बंगाल भी दिया गया और इसको टाइटल भी दिया गया जहांगीर कुली खान का। जो जहांगीर है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, आत्मकथा का मतलब होता है कि अपनी कहानी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी, जिसका नाम है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कि तुजुके बाबरी किसने लिखा है। तुजुके बाबरी तो जहांगीर ने लिखी थी, तुजुके जहांगीरी। इसमें जहांगीर ने बिहार में गोल्ड माइंस होने की बात की है। अपनी आत्मकथा में जहांगीर ने बताया कि बिहार में सोना का खान है। ठीक है, तो बिहार में सोना का खान कहाँ है, ये 67 बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सोना का खान कहाँ पे है। तो बिहार में सोना का खान जमुई में है। ठीक है, जमुई ज़िले में। माना जाता है कि पूरा भारत में सबसे ज़्यादा सोना जो है वो इसके अंदर निकलने वाला है। अगर इसकी खुदाई सही से की जाती है तो जमुई ज़िले में जो है बहुत ज़्यादा सोना वो निकलेगा। और इसका उसी समय, सोचिए आज से 400-500 साल पहले जहांगीर ने अपनी किताब में मेंशन किया है इस बात को, और आज तक उस सोना को अभी तक हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जहांगीर के पुत्र जो थे वो थे शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम पे जो है अब क्या होता है बिहार में, देखिए जहांगीर जो है ना, उसने अपना जो जहांगीर का बेटा था एक, उसका नाम था खुर्रम, खुर्रम और परवेज़। ठीक है, जहांगीर जो है, एक लाइन आप लोग यहाँ लिख लीजिए खुद से ही, वो लाइन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप लोग अपने नोट्स में उस लाइन को लिख लीजिए कि जहांगीर जो है वो अपना जो उसका बेटा रहता है, एक तो खुर्रम रहता है और एक परवेज़ रहता है, प्रिंस परवेज़, लिख लीजिए इस पॉइंट को, प्रिंस परवेज को बना देते हैं सूबेदार। ठीक है, प्रिंस परवेज को वो बिहार का सूबेदार यानी गवर्नर बनाते हैं। और बिहार का गवर्नर बनने वाला जो सबसे पहला राजकुमार है वो है प्रिंस परवेज। अभी तक किसी राजकुमार को बिहार का सूबेदार नहीं बनाया गया है। ठीक है, लेकिन जहांगीर जो है वो अपने बेटे परवेज को ही बिहार का सूबेदार यानी गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, तो प्रिंस परवेज पहला राजकुमार था या शाही परिवार से था जिसको कि बिहार का सूबेदार बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जहांगीर का और भी बेटा सब था, ऐसा नहीं कि एक प्रिंस परवेज ही थे। जहांगीर के एक जो पुत्र थे वो तो परवेज हुए, जिनको बिहार का गवर्नर बनाया गया जहांगीर के द्वारा। दूसरा उनका बेटा था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम उनको उतना पसंद नहीं था, पर खुर्रम जो है यही आगे चल के राजा बनता है। ठीक है, यही नाम जो है खुर्रम, यही शाहजहां है। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम ही खुर्रम है। ठीक है, तो प्रिंस खुर्रम जो हैं, देखिए प्रिंस खुर्रम रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर एंड नेक्स्ट पटना। प्रिंस खुर्रम जो है वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं कि क्यों जो है आप परवेज को सूबेदार बनाए, हमको बनाइए। ठीक है, खुर्रम जो है वो इसके लिए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते हैं कि आपने इसे क्यों, परवेज को क्यों बनाया, मुझे बनाइए। ठीक है, और क्या करते हैं कि विद्रोह कर देते हैं और पटना और रोहतास का इलाका हड़प लेते हैं। किससे, अपने भाई परवेज से। और अपना सूबेदार खाने दुर्रम यानी बैराम बेग को बिहार में भेज देते हैं कि आज से मेरा सूबेदार वहाँ बनेगा। लेकिन परवेज भी बहुत मतलब कम शक्तिशाली नहीं होता है। परवेज और खुर्रम में युद्ध होता है दोनों में, और युद्ध में परवेज जो है वो जीत जाते हैं और खुर्रम को बिहार से भगा देते हैं। समझ में आया, परवेज जीत जाते हैं युद्ध में। युद्ध देखिए यहाँ है, द प्रिंस परवेज डिफीटेड प्रिंस खुर्रम नियर टोन्स रिवर। टोन्स नदी के किनारे, बिहार में एक टोन्स नदी भी है, इस नदी के किनारे जो है दोनों में युद्ध होता है और परवेज खुर्रम को बिहार से भगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले की घटना थी। लेकिन बाद में खुर्रम खुद क्या बन जाते हैं, मुगल वंश के शासक बनते हैं और अपना नाम रखते हैं शाहजहां। तो अब क्या, अब तो जो राजा बना उसी का चलेगा। तो फिर शाहजहां क्या करते हैं, जब राजा बन जाते हैं, व्हेन शाहजहां बिकम द किंग ही अपॉइंटेड अब्दुल्ला खान एंड देन शाइस्ता खान एज द सूबेदार। जब ये राजा बनते हैं शाहजहां, तो ये
अपना सूबेदार वहाँ नियुक्त करते हैं जिसका नाम है अब्दुल्ला खां। ठीक है, उसका नाम है अब्दुल्ला खान। पहले अब्दुल्ला खान को बनाते हैं और फिर शाइस्ता खान को बनाते हैं। शाइस्ता खान का नाम आप लोग सुने होंगे, शिवाजी जो है उसका युद्ध शाइस्ता खान से होता है। ठीक है, तो शाइस्ता खान को फिर बनाते हैं बिहार का सूबेदार। शाइस्ता खान कौन रहता है? इनकी जो वाइफ रहती है मुमताज़ महल, जिसके नाम पे ताजमहल बना है। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, सबको पता है। किसके लिए बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। और मुमताज़ महल का जो भाई रहता है वही रहता है शाइस्ता खान, जिसको शाहजहाँ बिहार का गवर्नर बनाते हैं। शाहजहाँ के टाइम पे बिहार वाज पीसफुल। ठीक है, बिहार जो है उसमें बहुत शांति रहती है, ज़्यादा अदला बदली नहीं करते हैं ये गवर्नर, जो बना दिए सो बना दिए और फिर ये लोग अच्छा से राज करता है, कोई झगड़ा झंझट जो है वो नहीं होता है, काफ़ी शांति रहती है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे क्या होता है। शाहजहाँ के बेटे रहते हैं औरंगजेब, जो मुगल वंश के राजा बनते हैं। ही अपॉइंटेड हिज ग्रैंड सन प्रिंस अजीम, ये अपने पोते, इनका सबसे मतलब प्यारा पोता रहता है औरंगजेब का, जिसका नाम रहता है अजीम। तो ये अजीम को बिहार का सूबेदार बनाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि बिहार का सूबेदार बनने वाला जो पहला प्रिंस था, पहला राजकुमार, वो परवेज़ था। ठीक है, उसके बाद तो अब राजकुमारों की लाइन लग गई। औरंगजेब ने भी अपने जो पोता है राजकुमार अजीम, उसको बिहार का सूबेदार बनाया था। और अजीम ने पटना का नाम बदल के कर दिया अजीमाबाद। ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अजीमाबाद, पटना का एक नाम अजीमाबाद भी है। आप लोग पाटलिपुत्रा सुने होंगे, कुसुमपुर सुने होंगे। ठीक है, लेकिन पटना का एक नाम अजीमाबाद है, जो कि ये राजकुमार अजीम के नाम पे है, इसी ने नाम बदल दिया था। ठीक है, और इसने पटना में दारुल अदालत भी बनाया था। दारुल अदालत का मतलब है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लिए कोर्ट बनाया था, अदालत बनाया था जहाँ पे जस्टिस होता है। और औरंगजेब के टाइम में बाकी सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, यानी बिहार में कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, शांतिपूर्ण रहा, कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ। औरंगजेब के बाद उनका जो बेटा रहता है बहादुर शाह, ये राजा बनते हैं। ही अपॉइंटेड, ये अपने प्रिंस अजीमुश शाह को सूबेदार बनाते हैं बिहार के। ठीक है, अब देखिए कि प्रिंस को ही मतलब अपने राजकुमारों को ही नवाब बनाने का ये चल गया है कि राजकुमारों को ही गवर्नर बनाया जाए, ऐसा सिस्टम चल गया, सब राजकुमार को ही बना रहा है। तो बहादुर शाह जो है वो भी अपने राजकुमार अजीमुश शाह को सूबेदार बनाते हैं। और एक राजकुमार आता है फर्रुख सियार, उसको बंगाल का नायब बनाते हैं। फर्रुख सियार का नाम आप लोग सुनेंगे, क्योंकि फर्रुख सियार, देखिए बहादुर शाह जो हम लोग पढ़ते हैं, बहादुर शाह तक ही बहुत लोगों को याद रहता है। अगर मुगल वंश का पूछा जाए तो सब कहेंगे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। लेकिन इसके बाद भी है, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह बनते हैं, जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियार। ठीक है, ये है फर्रुख सियार। तो जब जहांदार शाह की मृत्यु हो, जब बहादुर शाह मर जाते हैं 1711 में, तो जहांदार शाह राजा बनता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए। फिर फर्रुख सियार जो कि अभी बंगाल में थे, वो क्या करते हैं कि पटना आते हैं और वहाँ पे अपना, बंगाल से कहाँ आएंगे? पटना, यानी बिहार। और यहाँ पे इनका क्या होगा? कोरोनेशन का मतलब होता है कि राज तिलक। तो फर्रुख सियार जो है उसका राज तिलक कहाँ होता है? पटना में होता है। इन 1713 फर्रुख सियार वाज कोरोनेटेड एज मुगल एम्पायर इन पटना। ठीक है, इनका जो राज्याभिषेक हुआ है वो कहाँ हुआ है? पटना में, फर्रुख सियार का, क्योंकि ये उस समय तक दिल्ली नहीं गए। दिल्ली पे जो है जहांदार शाह शासन कर रहा है, जहांदार शाह, तो ये दिल्ली अभी तक नहीं गए और ये यहीं पर अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं कि हम जो है आज से मुगल वंश के राजा हैं। पर दिल्ली पे तो जहांदार शाह शासन कर रहा है। ठीक है, जहांदार शाह, फिर दोनों में लड़ाई होगी। जहांदार शाह दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवा चुका है और फर्रुख सियार, दोनों भाई है, और जहांदार शाह दिल्ली में करवा चुका है और फर्रुख सियार जो है वो पटना में करवा चुके हैं। तो अब क्या होगा? दोनों में लड़ाई होगा। तो दोनों में जो लड़ाई होता है वो आगरा के पास होता है। ठीक है, आगरा, आप लोग आगरा का नाम सुने होंगे, जोधा अकबर में। आगरा जब जाइएगा ना तो आगरा का किला है वहाँ पर, और जहाँ पे अकबर जो है वहाँ से शासन करता था, तो बहुत खूबसूरत वो किला है। ठीक है, आगरा का किला। तो आगरा में ही दोनों में लड़ाई होता है, जहांदार शाह और फर्रुख सियार में। और फर्रुख सियार जो है वो जहांदार शाह को हरा देते हैं और मुगल वंश के राजा बनते हैं, मुगल वंश के शासक बनते हैं। लेकिन इनका राज्याभिषेक पहले हो चुका था, कहाँ? पटना में।
तो ये पहले ऐसे मुगल वंश के शासक हैं जिनका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किस मुगल वंश के शासक का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, क्योंकि बाकी सबका तो दिल्ली में हुआ था। तो बिहार में किसका हुआ था, तो वो हुआ था फर्रुखशियार का। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बिहार जो है वो बंगाल का पार्ट बन जाता है, यानी कि इन जो मुग़ल लोग हैं उनका पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होता है। देखिए सभी जो लोग हैं, सभी स्टूडेंट को बहादुर शाह तक ही क्यों याद है, क्योंकि बहादुर शाह तक ही मुग़ल वंश जो है वो फेमस है। उसके बाद मुग़ल वंश में किसी को नहीं याद होता है ये सब, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, क्योंकि ये सब जो है मतलब बाद के राजा हैं, वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। तो दिल्ली यानी मुग़ल वंश का शासन जब कमज़ोर होने लगता है तो बंगाल जो है वो बिहार को अपने में मिला लेता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब अंग्रेज़ों का दौर आता है तो पढ़ते हैं कि बंगाल जब बोलेंगे तो बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम सब मिला रहेगा, क्योंकि बंगाल में जो नवाब था उसका नाम था मुर्शीद कुली खां। और ये इतना एफिशिएंट था कि इसने जो है क्या किया था, पूरा मतलब आसपास के एरिया को बंगाल में मिला लिया था। बहुत ही अच्छा पावरफुल राजा था ये, बहुत दिमाग वाला था मुर्शीद कुली खां। ये भी पूछा था कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खां। अभी भी लिख सकते हैं, बाद में भी हम लोग पूरा बंगाल का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग अंग्रेज़ों का पढ़ेंगे तो पूरा बंगाल का हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल के नवाब पहले कौन थे, मुर्शीद कुली खां, प्रथम नवाब। और इन्होंने बंगाल के पूरे क्षेत्र को बढ़ा दिया था, बिहार को भी बंगाल में मिला लिया था। ठीक है, बाद में बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है। आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि कब बिहार को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मेडिएवल आर्किटेक्चर ऑफ बिहार, यानी कि उस टाइम पे मध्यकाल में बिहार में क्या क्या वास्तुकला जो है वो बनाया गया। तो जैसे मेन तो तुर्क, अफ़गान और मुग़ल स्टाइल, 3 स्टाइल के बने उस टाइम पे बनाए गए थे, मुग़ल स्टाइल का, अफ़गानी स्टाइल का और तुर्की स्टाइल का। तो तीनों का देख लेते हैं। पहला है टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम, जो कि तुगलक स्टाइल यानी तुर्की स्टाइल में है, बिहार शरीफ में। टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम सिर्फ याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसीलिए। ठीक है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ में है। फिर दूसरा है शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा, आप लोग को पता है कि शेर शाह जो है वो अफ़गानी शासक थे, तो उनका मकबरा भी अफ़गानी स्टाइल का है। और उनका मकबरा ऑक्टागोनल शेप में है, यानी अष्टकोण। ठीक है, अष्टकोण है, ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय शेप में है इनका मकबरा, शेर शाह का मकबरा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शेर शाह का मकबरा किस शेप में है, 5 कोण है कि 6 कोण है, अष्टकोण है। उसके बाद शाह दौलत का मकबरा मनेर कहाँ है, पटना में है। शाह दौलत का मकबरा मनेर में है, ये मुग़ल डिज़ाइन में बनाया हुआ है। मेड बाई इब्राहिम खां काकड़, 1616 में इब्राहिम खां काकड़ के द्वारा बनाया गया। उसके बाद पटना सिटी में मस्जिद बनाया गया है, सैफ खान की मस्जिद भी कहते हैं उसको। और टॉम्ब ऑफ नवाब हैबत जंग इन पटना सिटी में नवाब हैबत जंग का मकबरा, ये फेमस है जाली वर्क के लिए। जाली वर्क क्या होता है, आप लोग कभी भी कोई मस्जिद या अगर आप लोग मकबरा वगैरह पे जाएंगे, अजमेर शरीफ वगैरह जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि उन लोग का जाली वर्क ऐसे ऐसे करके खिड़की पे जाली वर्क किया रहता है। या आप लोग कोई इस टाइप का सीरियल है सूफी संत वाला, तो उसमें भी देखिए कि जाली का काम किया रहता है। ठीक है, तो ये जाली वर्क है, यानी कि वेब टाइप में। और ये फेमस नवाब हैबत जंग का जो मकबरा है पटना सिटी में, वो भी जाली वर्क के लिए ही फेमस है। ठीक है, तो ये पूरा आज का हमारा लेक्चर है जो है वो बिहार में मुग़ल वंश का क्या प्रभाव रहा वो, और यहीं से हमारा मिडिएवल जो बिहार है वो ख़त्म हो गया, मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। अब कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग अपना नोट्स को एकदम क्लियर रखेंगे और एकदम अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि अब बीपीएससी निकालना और भी टफ होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।